Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about principles of taxation of individual. So individual के लिए टैक्स लॉ ने जो कानून बताया है कि इसकी टैक्सेशन कैसे की जाएगी, उसमें बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है, और ये कि टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली। हर नेचुरल पर्सन को, इंडिविजुअल को अलग से टैक्स किया जाएगा। कोई भी पर्सन, एक इंडिविजुअल वन, किसी भी दूसरे तीसरे इंडिविजुअल के टैक्स का जिम्मेदार नहीं है, सिवाय दो सिचुएशंस। वो दो सिचुएशंस एक्चुअली हैं कि जहाँ पे माइनर चाइल्ड हो, तो वहाँ पे कोई और लोग होते हैं जो पेरेंट्स होते हैं एक्चुअली, जो उसके टैक्स के जवाबदेह होते हैं। और इसी तरह डिसीज्ड इंडिविजुअल, यानी जो फौत हो गया हो, उसके टैक्स का फिर जिम्मेदार वो होता है जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। सो ये दो सिचुएशंस के अलावा हर इंडिविजुअल अपने टैक्स का खुद जिम्मेदार है। So this is quite simple. We'll discuss how the taxation of deceased individual is done. एक आदमी जो फौत हो गया, इस जहान से चला गया, उसकी टैक्सेशन पे कैसे की जाएगी। सो टैक्स लॉ ने बहुत ही सिंपल इसको कर दिया है। और टैक्स लॉ सिंपली ये कहता है कि जो डिसीज्ड इंडिविजुअल है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टैक्स का जिम्मेदार होगा। लेकिन अब ये भी जाती है कि अब एक बंदे का टैक्स जो दूसरा बंदा अदा करे, तो यहाँ पे टैक्स लॉ ने थोड़ी सी आसानी ये कर दी है कि टैक्स पेएबल, मैं इसको पढ़ता हूँ पहले। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज इंडिविजुअल्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके टैक्स का जिम्मेदार होगा, लेकिन उसके कुछ कवायद व ज़वाबित हैं। जाहिर सी बात है, अगर जो फौत हो गया उसके ज़िम्मे कोई टैक्स की अगर लाइबिलिटी है, तो उसके जो एसेट्स बचे हैं उसी में से ही वो टैक्स अदा करेगा ना, अपनी जेब से तो नहीं देगा। सो अब किसी का बोझ, अगेन इन फाइनेंशियल टर्म्स, कोई और बंदा नहीं उठा रहा, सिर्फ जवाबदेह होने की बात हो रही है। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पेएबल इफ इंडिविजुअल हैड नॉट डाइड। तो ये बिल्कुल इसी तरह टैक्स पेएबल का जिम्मेदार होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि जैसे वो इंडिविजुअल जो है वो फौत नहीं हुआ हो। यानी अगर जिस तरह अगर वो जिंदा होता, तो अपनी ज़िंदगी में जैसे वो फौत होने वाला बंदा जिम्मेदार था टैक्स का, तो बिल्कुल उसी तरह लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके टैक्स का अब जिम्मेदार है। टैक्स पेएबल ऑन इनकम फ्रॉम एस्टेट्स ऑफ डिसीज्ड इंडिविजुअल, उसकी जो भी जायदाद है, एस्टेट्स हैं, उससे जो भी टैक्स बनता है उसकी इनकम के ऊपर, उस जायदाद की आमदनी के ऊपर जो भी टैक्स बनता है उसका जिम्मेदार होगा। एंड अबव लाइबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू द कैपेबिलिटी ऑफ एस्टेट्स ऑफ डिसीज। और ये जो उसकी जिम्मेदारी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, ये लिमिटेड है जितनी उस एस्टेट्स में गुंजाइश हो। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि उसका टैक्स का लाइबिलिटी 10 लाख रुपए बनता है डिसीज इंडिविजुअल का, और जो एस्टेट्स हैं, जो एसेट्स उसने छोड़े हैं, वो 9 लाख रुपए हैं, तो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव से 9 लाख ही रिकवर किए जा सकते हैं। आप ऊपर का 1 लाख उस, अब ये नहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कह सकते कि भाई ये अब आप अपनी जेब से अदा करो, ऐसा नहीं है। सो इट्स लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एस्टेट्स ऑफ द डिसीज्ड। प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डिसीज्ड बिफोर डेथ, मरने वाले की मौत से पहले जितनी भी कानूनी कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स हो रही थी, शैल बी ट्रीटेड एज टेकन अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो बिल्कुल ऐसे ही तस्वर की जाएंगी कि जैसे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट हो रही थी। एंड कंटिन्यूड अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डिसीज्ड आफ्टर डेथ, उसके मरने के बाद अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, कोई प्रोसीडिंग्स करनी है, इट कुड बी टेकन एज इफ डिसीज वुड हैव सर्वाइव्ड। और वो बिल्कुल वैसे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि जैसे वो इंडिविजुअल, वो वही इंडिविजुअल हो जो कि फौत हो गया है। या दूसरे लफ्ज़ों में, वो इंडिविजुअल अगर मरा ना होता, तो जिस तरह से कार्रवाई की जाती, प्रोसीडिंग्स की जाती, उसी तरह से कार्रवाई सारी की जाएगी। ये सारी टैक्स रिकवरी की बात हो रही है ना। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो टर्म है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कि ये फिर आखिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है, कि जो इतनी सारी चीज़ों का जिम्मेदार है ना। यहाँ पे आप देखें कि लेट्स से एक शॉप है, और इसका ऑनर जो है वो फौत हो जाता है। और ये जो शॉप है, इस ने जाहिर सी बात है कुछ लोगों से सामान लिया है, स्टॉक्स, इसने कुछ सामान स्टॉक एंड ट्रेड बाई किया है, और इसके कुछ कस्टमर्स जो हैं वो इससे सामान ले भी गए हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि लेट्स से इसके 2 या 3 बच्चे हैं, लेट्स से 3 कर लेते हैं, और ये 3 लोग जो हैं उस आदमी के फौत हो जाने के बाद डिफरेंट काम आके संभाल लेते हैं ना। एक बंदा जो है वो ये कहता है कि जी मैं जो है वो जिन कस्टमर से पैसे आने हैं उनके पीछे जाऊंगा।
एक बंदा जो है वो कहता है कि जी जिन लोगों ने पैसे लेने हैं, ज़ाहिर है जिनसे आपने उधार पे माल खरीदा, वो पैसा मांगेंगे कि जी पैसा दो हमारा। तो एक बंदा उसको डील कर रहा है, एक बंदा जो है वो दुकान पे आके बैठ रहा है कि अच्छा मैं रूटीन का बिजनेस जो है वो ज़रा देख लेता हूँ आके। ना फिर इनमें से लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? सो टैक्स लॉ ने ये एक्सप्लेन किया है कि चूंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में वो जो आ जाएगा, अब एफबीआर ने टैक्स रिकवरी के लिए उस बंदे को पकड़ना है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ? मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ represents a state of the deceased person and includes any person who intermeddles with estates of the deceased। हर वो बंदा जो कि उस जायदाद के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला पर्सन जो इधर शॉप पे आके बैठ रहा था, इसकी बात हो रही है। एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज सूड इन representative character, द पर्सन ऑन whom estate devolves on the death of the party so suing or sued। नाउ ये एक बहुत मुश्किल सेंटेंस लिखा हुआ है। मतलब इसका ये है कि अगर इस कारोबार के लिए किसी बंदे ने अदालत में जाकर केस करना है कि जनाब हमारे कुछ पैसे बनते हैं, ये आगे जिस जो बंदा ले गया है कस्टमर, ये हमें दे नहीं रहा, तो जो बंदा भी ये रिकवरी करेगा, रिकवरी के लिए कोर्ट में जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है वो दूसरे वाला भाई है जो जाएगा। तो रिकवरी के लिए कोर्ट में जा रहा है, जो सू कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में इस कारोबार की बिहाफ पे, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसका मतलब ये दूसरे वाला भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आ गया। और अगर किसी थर्ड पार्टी ने इस कारोबार के अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस करना है, तो वो किस बंदे को फिर आई मीन बुलाकर पूछेंगे कि हाँ, तो वो फिर ये तीसरे वाला बंदा है जो कि जिसने इन लोगों को डील करना था। तो अब बेसिकली ये लिखा हुआ ये है कि वेयर अ पार्टी सूज, और यानी कि ये बंदा जो कि सू कर रहा है दूसरे कस्टमर्स को कि जनाब हमारे पैसे दो, और इज सूड, या फिर ये बंदा जिसके ऊपर लोग मुकदमा कर रहे हैं कि जनाब हमारे पैसे दो। इन representative character, the person on whom the estate devolves on death of the party so suing or sued। और जिस जो वो जायदाद जो है फिर जिसके ये जिम्मे होगा कि वो पैसा अदा करे या पैसा रिसीव कर ले, तो फिर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। सो कहने का मतलब ये कि इस डेफिनेशन के मुताबिक ये तीनों भाई जो हैं फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, क्योंकि एक इंटरमीडियल कर रहा है स्टेट्स के साथ, यानी जायदाद के साथ, एक दुकान पे बैठ रहा है, एक जो है वो सू कर रहा है कस्टमर्स को कि जनाब हमारे पैसे दो, एक जो है वो जो उसको लोग सू कर रहे हैं कि जनाब तुम हमें पैसे दो। तो ये तीनों के तीनों लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अब अगर इन इन तीनों में से कोई काम भी नहीं कर रहा कोई भाई, तो फिर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर नहीं होगा, या कोई कज़न है या कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, वो whosoever is doing these types of works will be in the definition of legal representative। और जो ही वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में आएगा, नाउ एफबीआर के लिए मामला क्लियर है कि उसने किसको किस से टैक्स की रिकवरी करनी है। बात करेंगे कि अगर कोई माइनर है तो फिर उसकी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स के लिए जिम्मेदार कौन होगा? सो टैक्स लॉ सेज कि इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ पेरेंट विद हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम। सो इसकी जो इनकम है वो इसकी इनकम कंसिडर नहीं की जाएगी, बल्कि इन दोनों में से जिसकी भी हायर टैक्सेबल इनकम है उसकी इनकम में इसकी आमदनी को शामिल कर दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात हो रही है। बाकी हेड्स ऑफ इनकम में माइनर जो है उसकी इनकम आने का चांस बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है। यानी सैलरी के हेड ऑफ इनकम में सैलरी अगेन जॉब, मतलब जॉब है। और अगर हम आगे माइनर का डेफिनेशन देखें, तो माइनर चाइल्ड का मतलब ही ये है कि मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज़ अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर। साल के एंड तक वो अगर 18 साल से कम है तो इसका मतलब माइनर है। तो 18 साल से कम उम्र, जॉब पे होना, अपॉइंटमेंट लेटर, थोड़ी सी रिमोट पॉसिबिलिटी है। इसी तरह प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम है सेकंड, तो अगेन शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ बच्चे का। उसके बाद बिजनेस का हेड ऑफ इनकम ही आ जाता है। उसके बाद कैपिटल गेन्स हैं, वो सारी का सारा प्रॉपर्टी और शेयर से मेन डील करता है। सो कहने का मुझसे ये है कि रिमोट पॉसिबिलिटी है कि किसी और हेड ऑफ इनकम में हो। तो अगर आपने अपना कारोबार चालाकी करके कि जी मैं ऐसा करता हूँ कि अपने बबलू के नाम पे बिजनेस कर लेता हूँ और इसको अलहदा से शो करता हूँ ताकि टैक्स स्लैब्स कुछ लो हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। वो जो आपका जो माइनर बच्चा है उसकी इनकम आपकी इनकम सवर की जाएगी और आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी, जिसकी भी इन दोनों में से, फादर और मदर दोनों में से जिसकी भी ज़्यादा इनकम है उसमें उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। above not applicable on income from business acquired through inheritance। इनहेरिटेंस का मतलब ये है विरासत।
यानी विरासत के ज़रिए अगर ये बिज़नेस मिला हो तो फिर ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी डेफिनेटली कि फिर वो ज़ाहिर इनहेरिटेंस के थ्रू तभी मिलेगा जब इंतकाल हो चुका होगा और आप गार्डियन के पास होंगे, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करनी जो ऊपर वाली है। और माइनर चाइल्ड का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है कि वो 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर। ये एंड ऑफ टैक्स ईयर वाली बात आपने खास तौर पे याद रखनी है कि साल के एंड तक वो 18 साल का ना हुआ हो तो फिर वो टैक्स ईयर के लिए माइनर ट्रीट होगा। ऑथर्स का ऑथर मीन्स के एक बंदा है जो किताब लिखता है। नाउ जब आप बुक लिखते हो तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल मटेरियल होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये आप आगे किसी पब्लिशर को देते हैं, क्योंकि आप खुद पब्लिश किताब छाप के बेच नहीं सकते। सो आप एक पब्लिशर को देते हैं जो फिर ये किताब आगे छाप कर बेचता है। इस बंदे के पास कोई ऐसी वो नहीं है जहानत कि वो किताब लिख सके, तो इसने आपसे ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट लिया है और फिर उसको छाप कर बेच दिया है। नाउ पब्लिशर अपनी बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है और इसमें से वो आपको कुछ हिस्सा देगा जो कि एग्रीड होगा ऑथर के दरमियान और इस पब्लिशर के दरमियान। ये जो आपको ऑथर को जो मिल रहा है इसको बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। सो ये जो रॉयल्टी है इसके बारे में टैक्स लॉ ने क्या बताया जी? टैक्स लॉ ये कहता है ऑथर हैज़ एन ऑप्शन, उसके पास ये चॉइस है ऑथर के पास कि द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टीज बी टैक्स्ड इन दैट टैक्स ईयर एंड प्रीसीडिंग टू टैक्स ईयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस। मतलब ये है कि अगर आपको 3 लाख रुपए मिले हैं इस साल में, तो आप चाहें तो 3 लाख को अपनी इनकम बना लें इसी साल की, या फिर इस साल में सिर्फ 1 लाख रखें और पिछले 2 सालों में भी 1-1 लाख जो है वो पिछले 2 टैक्स ईयर्स में 1-1 लाख इनकम ले जाएं। ना पिछले टैक्स ईयर की तो आप रिटर्न फाइल कर चुके होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर रिकैलकुलेशन करनी पड़ेगी पिछले सालों की टैक्स की, और फिर जितना टैक्स एडिशनल बनता है पिछले 2 सालों का वो फिर इस साल में आपको अदा करना होगा। सो इस तरह से भी किया जा सकता है। ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ये है कि पूरी की पूरे 3 लाख को इसी टैक्स ईयर में शामिल कर लो अपनी इनकम में, और दूसरा ये है कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो इक्वल प्रोपोर्शन में। ये जो चॉइस आपके पास मौजूद है ये सिर्फ उस सिचुएशन में है कि एक अगर इफ़ टाइम टेकन बाय ऑथर फॉर हिज लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क एक्सीड्स 24 मंथ्स, अगर उसको 24 मंथ से ज़्यादा लगे हैं किताब लिखने में, 24 मंथ से ज़्यादा लगे हैं, तो फिर जो रॉयल्टी मिल रही है उसमें ये चॉइस मौजूद है। अदरवाइज़ तो आपके पास सिर्फ ये वन ही है कि रॉयल्टी को फिर आप टैक्सेबल इनकम में ले जाएंगे। अगर 24 मंथ से ज़्यादा नहीं लगे तो फिर एक ही रास्ता है, अगर 24 मंथ से ज़्यादा लगे हैं तो फिर दो रास्ते हैं, दोनों में से जिसमें भी टैक्स का इम्पैक्ट कम बनता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज अबाउट ऑथर्स। यहाँ पे कुछ सवाल हो तो फिर आप व्हाट्सएप में पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।